नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विथ एडी में। दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिया था सवाल को। अब क्वेश्चन नंबर 8 से आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था यहाँ तक, और क्वेश्चन नंबर 8 से आज हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इन क्वेश्चन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विथ एडी में देखने को मिलेगा। एक एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विथ एडी में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है पहले देखते हैं दोस्तों। 18 और 117 की HCF को 18 एम 18 मीटर और माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 18 और 117 की HCF को 18 मीटर माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। किस रूप में दर्शाया गया है? जो HCF है दोस्तों, HCF इसको HCF कितना दिया हुआ है दोस्तों? 18 117। इसको किस रूप में दर्शाया गया है? 18 मीटर माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान पूछ रहा है दोस्तों, यम का मान ज्ञात कीजिए। यम का मान कितना आ रहा है? साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो पहले हम लोग एम का मान निकालेंगे, उसके बाद 18 और 117 का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। तो चलिए पहले हम लोग एम का मान निकालते हैं। एम का मान निकालने के लिए दोस्तों हम लोग को पहले HCF 18 और 117 का HCF निकालना होगा दोस्तों। देखिए HCF निकालने के लिए हम लोग को एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने के बाद जो दोनों में 18 और 17 का एलसीएम लेंगे, 18 और 17 का जो एलसीएम आएगा, गुणनफल रूप आएगा, उन दोनों का कॉमन संख्या हम लोग लेते हैं तो हम लोग का HCF निकल जाता है। तो पहले हम लोग 18 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, उसके बाद 117 का हम लोग एलसीएम लेंगे। 18 का एलसीएम क्या है दोस्तों? इसको हम लोग 2 बार में ले जाएंगे, 9 आएगा, फिर 3 बार में जाएगा, फिर 3 बार में जाएगी, ये संख्या पूरी कट गई आपकी। और फिर 117 को फिर एलसीएम लेंगे दोस्तों। 117 का एलसीएम इसको हम लोग कितनी बार में लेंगे दोस्तों? इसको हम लोग 3 बार में ले जाएंगे, तो यहाँ पर 39 आएगा दोस्तों। फिर उसके बाद फिर 3 बार में ले जाएंगे, तो यहाँ पर 13 आएगा, 13 आएगा, फिर ये एक बार में जाएगा, 13 से कट जाएगा, पूरा पूरा संख्या कट गया दोस्तों। तो 18 का एलसीएम जो है दोस्तों 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 आ गया दोस्तों। और 117 का हम लोग एलसीएम क्या आया है दोस्तों? 3 इंटू 3 इंटू 13 आया है दोस्तों। अब इनमें हम लोग को दोस्तों हम लोग को कॉमन संख्या ढूंढना है। तो इनमें क्या कॉमन है? ये 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, यहाँ पर भी 3 है और इसमें भी 3 है। 18 में ये 2 संख्याएं कॉमन है। और जो 18 का एलसीएम है दोस्तों, इसमें 3 3 2 बार आया है, और 117 का जो एलसीएम है उसमें भी 3 3 2 बार आया है। तो हम लोग को 3 इंटू 3, ये दोनों संख्याएं कॉमन है, तो यहाँ पर 3 इंटू 3, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आएगा। हम लोग का HCF जो है दोस्तों ये 9 आ गया। ठीक है दोस्तों, HCF कितना आया है? 9 आ गया। अब क्या पूछ रहा है? यम का मान ज्ञात करना है। HCF हम लोग का 9 आ गया,
तो HCF 18 और 17 का हम लोग रखेंगे। चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ अच्छे, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए HCF जो है ये 18, 17, 117 बराबर 18m माइनस 117। अब यहाँ पर HCF क्या है दोस्तों, 18 और 17 का 9 आया है, तो 9 ले लेंगे, बराबर 18m माइनस 117 आ गया, ये आ गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 117 को इस साइड भेजेंगे, तो 9 प्लस बाएँ साइड भेजेंगे 117 को, तो 9 प्लस 117 आ गया दोस्तों, बराबर 18m आ गया। तो 17 में 9 को हम लोग ऐड करेंगे तो 126 आ जाएगा दोस्तों। 126 बराबर 18m आ गया। तो m बराबर क्या लेंगे दोस्तों, m बराबर 126 अपान में 18 आ गया। अब हम लोग इसको काटेंगे दोस्तों, इसको काटेंगे, 18 सत्ते 126 होता है दोस्तों, 18 सत्ते 126 होता है, तो ये 7 बार में कट जाएगा। तो m का मान कितना आ गया दोस्तों, 7 आ गया। ये m की वैल्यू आ गई दोस्तों, m का मान आ गया है। अब हम लोग को क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम निकालना है। 17 और 18 का एलसीएम निकालना है, हम लोग एलसीएम यहाँ पर निकाल दिए हैं दोस्तों। तो हम लोग को एलसीएम में क्या करना है, जो संख्याएं कॉमन है उसको भी लेना है। देखिए क्या आया है दोस्तों, 18 का एलसीएम क्या आया है, कितना आया है, 2 इंटू 3 आया है। 117 क्या आया है दोस्तों, 117 का आया है 3 इंटू 13 आया है। तो इसमें क्या लेना है, एलसीएम को हम लोग निकालने के लिए, जो एलसीएम है, एलसीएम को निकालने के लिए दोस्तों जो कॉमन संख्या है उसको भी लेना है, बाकी बची हुई संख्याओं को भी लेना है। तो कॉमन 3 है, 3 इंटू 3 लेना है, उसके बाद 2 इंटू 13 लेना है। तो ये आपका 3 त्रिका 9 आ गया, इंटू 2 आ गया, इंटू 13 आ गया, बराबर 9 दूना 18 आ गया, इंटू 13 आ गया। अब 13 और 18 का हम लोग जब गुणा करेंगे तो 234 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 234। 18 दहा में 18 का 10 में गुणा करेंगे तो 180 आएगा। फिर 18 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 54 आ जाएगा। 180 प्लस 54 करेंगे, 180 प्लस जब 54 करेंगे तो आपका 234 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यम का मान कितना आया दोस्तों, 7 आया है। और जो एलसीएम पूछा था, एलसीएम आपका 234 आ गया। ये दोनों आपका क्या हो गया दोस्तों, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 9 नंबर हम लोग सिर्फ आज 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद कल नेक्स्ट वीडियो में 3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तो उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर 1.1 समाप्त हो जाएगा। कुल आपके 1.1 में 14 क्वेश्चन है दोस्तों, तो कल आपका 1.1 समाप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती, जांच करना है। तो देखिए दोस्तों, जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आगे बढ़ती चली जाती है और ये संख्या अनंत तक जाती है दोस्तों। ये संख्या प्राकृतिक संख्या हो गई। इसे प्राकृतिक भी बोल सकते हैं और प्राकृत भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो ये संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, उसे प्राकृतिक या प्राकृत संख्या कह सकते हैं। और उसके बाद जो पूर्ण संख्या होती है दोस्तों, वो 0 से भी स्टार्ट होती है। जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो 0 से स्टार्ट होकर 1, 2, 3, 4 ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाती हैं दोस्तों। ठीक है,
अब इसमें क्या पूछ रहा है, 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती, यही जांच करने के लिए बोला है। दोस्तों यहाँ पर n का मतलब मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ। n बराबर, ये n जो है दोस्तों ये प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या मैं आप लोग को बताया हूँ, ये संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे अनंत तक जाएंगी, ये प्राकृत संख्याएं हैं। तो ये n इसलिए देता है दोस्तों कि n की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, तो n बराबर 2 भी कर सकते हैं, n बराबर 3 भी कर सकते हैं। इसीलिए n को प्राकृत संख्या कहा जाता है, n को भी प्राकृत संख्या कहा जाता है। n का मतलब दोस्तों ये नंबर होता है, इसको नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 रख सकते हैं आप लोग। तो चलिए इसको हम लोग विस्तार से समझाते हैं दोस्तों, हम लोग विस्तार से समझते हैं दोस्तों। देखिए इसका थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, हम लोग हिंदी में लिखेंगे ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए, यदि, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, यदि n प्राकृत या प्राकृतिक संख्या है, n प्राकृत संख्या के लिए, n प्राकृत संख्या के लिए 6 पावर n शून्य पर समाप्त हो तो, वह 5 से दोस्तों, 5 से 5 से विभाज्य होगी, क्या बोल रहा है दोस्तों, यदि n प्राकृत संख्या के लिए 6 पावर n शून्य पर समाप्त हो तो वह 5 से विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों। देखिए अर्थात किस लिए है दोस्तों, आगे मैं समझा रहा हूँ। अर्थात 6 पावर n, जो 6 पावर n है, n के रूप में दोस्तों हम लोग बता दिए आप लोग को कि यहाँ पर कोई भी संख्या रख सकते हैं हम लोग। और जैसे क्वेश्चन में पूछेगा n बराबर 1 दिया रहेगा, n बराबर 2 दिया रहेगा, या 1 बराबर 10 दिया रहेगा, कुछ भी संख्या दे सकता है। तो 6 पावर n का मतलब हम लोग लगा सकते हैं, 1 2 3 4 जो भी संख्या दिया रहेगा उसको रख सकते हैं। अर्थात 6 पावर n के जो गुणनखंड हैं दोस्तों, क्या है, गुणनखंड, 6 पावर n के गुणनखंड में 5 भी होगा। जो संख्या विभाज्य होगी, अर्थात 6 पावर n के गुणनखंड में 5 भी होगा, ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। ऐसा संभव इसलिए नहीं है क्योंकि जो ये 5 है दोस्तों, ये विभाज्य बोला है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए संभव नहीं है। आगे भाज्य करके हम दिखाते हैं दोस्तों, ताकि अच्छी तरीके से समझ में आप लोग को आए। क्योंकि देखिए, क्योंकि जो 6 का गुणनखंड होगा दोस्तों, 6 का गुणनखंड होगा, इसको हम लोग 2 × 3 पावर n लिख सकते हैं। जैसे 6 का अगर एलसीएम लेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो ये गुणनफल के रूप में लिख दिए दोस्तों, 2 × 3 पावर n है। ठीक है दोस्तों, n है। थोड़ी सी राइटिंग अच्छी नहीं बैठ रही दोस्तों, क्योंकि पेन टैब पे लिख रहा हूँ, अभी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हुआ है। जैसे ही धीरे धीरे प्रैक्टिस होता रहेगा, राइटिंग और अच्छी बनती जाएगी। और आप लोग को समझ में आ रहा है, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो बोल रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं। 6 पावर n बराबर 2 × 3 पावर n है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 6 पावर n बराबर 2 × 3 पावर n है, इसी कारण
इसी कारण 6 पावर n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं दोस्तों? ये 2 और 3 जो है, 2 और 3 ये अभाज्य संख्या है दोस्तों। 2 और 3 जो है ये अभाज्य संख्या है। ये संख्या भाज्य नहीं है, ये अभाज्य संख्या है। ही अभाज्य संख्या 2 और 3 ही आ सकती है या हो सकती है, आ सकती है या हो सकती है। अब आगे थोड़ा हम लोग और विस्तार से समझेंगे। अतः 6 पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त और संख्या और कोई संख्या गुणनखंड, यहाँ पर गुणनखंड नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये इसलिए कह रहा है 6 पावर n में 2 और 3 जो है दोस्तों, इसका गुणनफल जो रूप आया है सिर्फ 2 और 3 ही, 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई संख्या गुणनखंड नहीं है। क्योंकि 6 पावर n का ही पूछा है तो इसमें 2 और 3 के अलावा जो गुणनफल रूप है इसका 6 का, 2 और 3 के अलावा कोई और संख्या नहीं आई है दोस्तों। ठीक है, नहीं है, इसकी नहीं है इसलिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला, इसलिए ऐसा कोई संख्या n नहीं है, ऐसा कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 पावर n अंक 0, 0 पर समाप्त होगी। देखिए दोस्तों, ये आप लोग को जो राइटिंग है ये नहीं समझ में आएगा PDF रूप में कहाँ क्या लिखा है, तो मैं जो बोला हूँ उसी टाइम आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा राइटिंग अच्छी तरीके से नहीं बैठ रहा है, धीरे धीरे बैठने लगेगा तो आप लोग अभी वीडियो से ही जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, 6 का जो है गुणनखंड रूप 2 × 3 है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 0 पर समाप्त होगी या नहीं यही पूछ रहा था, तो 0 पर समाप्त होगी। मतलब 0 पर समाप्त नहीं होगी क्योंकि n बराबर ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 0 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आपके पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो जो चीज़ें मैं लिखाया हूँ सेम यही चीज़ लिखना है आप लोग को दोस्तों। ठीक है, इसको आप लोग रटिए मत। कहने का मतलब कि किसी भी क्वेश्चन को रटने की आवश्यकता नहीं है आप लोग को। अगर आप लोग 10 क्वेश्चन रटेंगे तो वो चीज़ भूल जाएंगे। अगर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो उस टाइप का 1000 क्वेश्चन आएंगे तो हज़ारों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो रटिए मत, समझिए। चलिए अगला आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। ये 10 नंबर जो क्वेश्चन है ये अंतिम क्वेश्चन है आज का, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और
इसके अलावा कल लगभग आपका 14 क्वेश्चन इसमें दिया है, 4 क्वेश्चन और सॉल्व करना है हम लोग को, कल सॉल्व कर लेंगे, ये 1.1 आपका समाप्त हो जाएगा। तो 1.2 हम लोग परसों से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 + 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखिए ये संख्या जो दिया हुआ है, ये संख्याएं और ये संख्याएं दोनों मिलाकर भाज्य हैं, ये दोनों संख्याएं भाज्य हैं, तो क्यों हैं, हम लोग को बताना है कि भाज्य क्यों हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं और सॉल्व करते हैं, इसको बताते हैं क्वेश्चन को कि भाज्य आखिर है तो क्यों भाज्य है। चलिए तो हम लोग पहले इस संख्या को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस संख्या को सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग ए मान सकते हैं, इसको हम लोग बी मान सकते हैं, आपकी इच्छा है, मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, आपका मन है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग पहला सॉल्व करते हैं, जो ए नंबर है उसको सॉल्व करते हैं। ए नंबर में क्या दिया है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 दिया है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को देखिए, इसमें ये जो दो संख्या है 13 + 13, ये कॉमन संख्या है दोस्तों, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। 13 को हम लोग बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7 इंटू 11 प्लस, यहाँ पर 13 को हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा दोस्तों, फिर प्लस 1 बचेगा, यहाँ पर इंटू रहेगा दोस्तों, प्लस नहीं रहेगा। देखिए ये जो है दोस्तों, यहाँ पर इंटू रहेगा, प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पर इंटू करना है, क्योंकि जो 13 हम लोग कॉमन लिए हैं तो उसके पहले इंटू था, तो ये कॉमन संख्या ले लिया हम लोग। फिर उसके बाद दोस्तों 13 इंटू, इसको इंटू मान सकते हैं या छिपा होता है 7 इंटू, जब 11 का गुणा हम लोग एक में करेंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा दोस्तों, बराबर 13 आ गया, 7 का गुणा हम लोग 7 को एक जब हम लोग जोड़ेंगे, और सॉरी 11 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं दोस्तों, 7 का मल्टीप्लाई 11 में हम लोग करेंगे तो यहाँ पर 77 आ जाएगा दोस्तों, प्लस 1 आ जाएगा, बराबर 13, 77 एक 78 आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा, यहाँ पर 13 इंटू 78 हम लोग कर लेंगे दोस्तों। तो इसको जब हम लोग गुणा करेंगे, इसका 13 और 78 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 1014 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 1014 आ जाएगा। यह संख्या भाज्य है दोस्तों, यह संख्या क्या है, भाज्य है। चलिए आगे मैं आप लोग को बताऊंगा भाज्य है या नहीं है, पहले दोनों संख्याओं का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे भाज्य है या नहीं। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो ये ए लगाया हूँ, ए का मान जो आया है दोस्तों 1014 आया है, तो यहाँ पर ए कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई और टीचर वगैरह कोई सॉल्व नहीं करा सकते, हो सकता है करा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अपने से लगाया हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ पाए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग ये ए का आपका आंसर आ गया दोस्तों, ए नंबर का आ गया है। अब आगे हम लोग बी का आंसर निकालते हैं दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया है बी नंबर में, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, यहाँ पर इंटू रहेगा दोस्तों,
गुणा रहेगा यहाँ पे, गुणा में 1 प्लस 5 है दोस्तों। क्या है? +5 है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 42 आएगा। 7 का गुणा हम लोग 6 में करेंगे 42 आएगा। फिर गुणा में 5 का गुणा हम लोग 4 में करेंगे तो 20 आएगा। 2 का गुणा हम लोग 3 में करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा। और 2 का गुणा 1 में करेंगे या किसी भी संख्या में करेंगे तो जो संख्या रहेगी वही आएगा, +5 आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 42 का गुणा हम लोग 20 में करेंगे तो 42 दूना कितना आ गया दोस्तों? 42 दूना 84 आ गया। 84 अब प्लस ये 0 हो गया, इंटू 6 + 5 आ गया दोस्तों यहाँ। तो हम लोग 840 का गुणा जब हम 6 में करेंगे तो आपका जो है 5040 आएगा दोस्तों। 8 का गुणा हम लोग 6 में करेंगे 5040 आएगा, +5 कर देंगे तो 5045 आ गया दोस्तों। आपका कितना आ गया? 5045 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग को बताना है ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं, बताना है। तो चलिए हम लोग आगे बताते हैं दोस्तों कि ये संख्याएं भाज्य आखिर हैं क्यों। कितना आया है? ए का मान आपका आया है 1014 और बी का मान आपका आया है 5045 आया है। बी का मान कितना है? 5045 आया है। तो ये दोनों संख्याएं भाज्य हैं दोस्तों। ये भी जो ए का मान आया है, बी का मान आया है, दोनों भाज्य हैं। तो हम लोग समझते हैं क्यों भाज्य है। देखिए, क्योंकि जो ए का मान आया है दोस्तों, क्योंकि 1000 जो 14 है ये 2 से विभाज्य है। जो 1014 है दोस्तों ये 2 से विभाज्य है। ठीक है दोस्तों, ये 1000 जो 14 है ये 2 से विभाज्य हो जाएगी, 2 से कट जाएगा दोस्तों। इसीलिए ये संख्याएं, जो ये संख्या है, ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? भाज्य क्यों है? तो ये संख्याएं भाज्य इसीलिए हैं क्योंकि 2 से कट जाएगी, 2 से पूरी संख्याएं कट जाएंगी। दूसरा है तथा जो 5045 है, 5045 है वो 5 से विभाज्य हो जाएगी। जो 5045 है दोस्तों वो 5 से विभाज्य हो जाएगी। इसीलिए ये संख्याएं भाज्य हैं दोस्तों। इसीलिए 1014 और 5045 दोनों संख्याएं भाज्य हैं। आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों क्या है कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आज 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कल आपका 11, 12, 13 और 14 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन जो कुछ मैं क्वेश्चन 3 आप लोग को बताया हूँ आज, ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो 2 बार 3 बार वीडियो देख सकते हैं आप लोग। और इसका पीडीएफ जो है दोस्तों टेलीग्राम चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विथ एडी में मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाकर नोट कर सकते हैं। जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन था आप लोग को थोड़ा कंफ्यूज किया होगा, हमें पूरा आशा है। क्योंकि दोस्तों n जो है दोस्तों 6 पावर n था, n प्राकृतिक संख्या है। तो आप लोग को हो सकता है नहीं समझ में आया होगा कि प्राकृतिक संख्या क्यों है, कैसे हैं। कोशिश किया हूँ कि अच्छे से समझा दिया हूँ। अगर फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो हम लोग एक वीडियो में आप लोग के लिए और लेकर आऊँगा जिसमें अच्छी तरीके से आप लोग को समझाऊंगा n आखिर प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं होती क्यों हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं आप लोग को बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उन क्वेश्चनों को रटने की कोशिश ना कीजिए, उन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। 2 बार 3 बार 4 बार में वीडियो देखिए, एकदम अच्छी तरीके से समझिए उन वीडियो को, उन क्वेश्चनों को।
देखिए, अगर आप लोग रटेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पेपर में जाकर भूल जाएंगे आप लोग। अगर उन क्वेश्चनों को रट करना अगर समझ कर लगाया जाए तो उस क्वेश्चन को, उस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे, आप 10, 20, 30, 40 क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है आपका 10 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है सेम यही क्वेश्चन रहेगा। इसमें जो संख्याएं हैं दोस्तों, ये जो संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है, 7 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, और यहाँ पर फिर प्लस 13 दिया हुआ है। तो जो दूसरा वाला क्वेश्चन होगा उसमें क्या करेगा कि इन संख्याओं को बदल देगा। जहाँ पर 7 है यहाँ पर 10 डाल देगा या 15 डाल देगा। जहाँ 11 है यहाँ पर 9 कर देगा। जहाँ पर 13 है यहाँ पर हो सकता है 20 कर दे, 25 कर दे, 30 कर दे, कुछ भी कर सकता है, उसका मन है, एग्जामिनर का मन होता है। देखिए, आपके पेपर में सेम यही क्वेश्चन नहीं आएंगे। हो सकता है कि एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हो, लेकिन बहुत मुश्किल है दोस्तों। टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि संख्या बदल कर दे देगा। जो है दोस्तों इसका देखिए, रूल सेम लगेगा, संख्या बदल कर दे देगा। और एक चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाहता हूँ कि जो एग्जाम्पल है दोस्तों, एग्जाम्पल आपके पेपर में लगभग 20 से 30% आपके पेपर में एज इट इज क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम्पल में होगा सेम सेम वही क्वेश्चन आ जाता है। तो एग्जाम्पल पर भी फोकस कीजिए, और जो कुछ भी क्वेश्चन पढ़ते हैं एग्जाम्पल भी लगाएंगे तो और अच्छी तरीके से आप लोग को एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। तो क्या करता है क्वेश्चन में, इन्हीं संख्याओं को बस बदल देता है बस। देखिए क्या है, जो ये क्वेश्चन 10 नंबर बोल रहा है, व्याख्या कीजिए ये जो संख्या दिया हुआ है ए नंबर और बी नंबर, भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं, इसको बताना है। तो मैं तो बता दिया आप लोग को। अब क्या करेगा क्वेश्चन में, यही संख्याएं बदल कर दे देगा और पूछ लेगा भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं, इसको आप लोग को बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो पेपर में अगर आप लोग इतना दिमाग में रख लीजिएगा कि आप लोग कोई ऐसे ही नहीं बैठे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में बैठेंगे। ये एक आपकी समझ लीजिए पहली सीढ़ी होती है। आप लोग क्लास नर्सरी से लेकर यहाँ तक पढ़े हुए हैं, क्लास 9 तक पढ़े हुए हैं। तो 10th में आपका एक एग्जाम्पल लिया जाता है, टेस्ट लिया जाता है, अच्छी तरीके से टेस्ट लिया जाता है कि आप लोग आगे के भविष्य के लिए उज्जवल कुछ करना चाहते हैं। आप लोग पढ़ाई के प्रति कितना समर्पित हैं, कितना फोकस करते हैं, यही चीज़ें टेस्ट लेकर देखा जाता है, एग्ज़ाम लेकर देखा जाता है दोस्तों। तो मैं यही कहूँगा, अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छी तरीके से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए और आगे अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए, क्योंकि आने वाले देश का भविष्य हैं आप। अगर अच्छा करेंगे तो आने वाले भविष्य हम लोग का अच्छा होगा, और पढ़े लिखे होकर भी आप लोग वही काम करेंगे जो अदर लोग करते हैं। तो आप में और उनके में कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा दोस्तों। तो आप लोग मन लगा कर पढ़िए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद।